हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं मानवीय संसाधनों का विकास, यूनिट 6 है प्री की। भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था विषय है और इसके अंतर्गत मैंने एक बड़ा टॉपिक कराया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये मैंने बहुत डिटेल में व्यवस्थित रूप से करा दिया है। अगर जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। और इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश की जनसंख्या का टॉपिक कराया, वो भी बहुत व्यवस्थित कराया है। उसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन भी मैंने एक टेबल के माध्यम से किया हुआ है। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में शिक्षा का टॉपिक एक कराया, वो भी काफी विस्तृत रूप से कराया। और एक वीडियो मैंने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का भी अपलोड करवाया है। आज का जो वीडियो है वो इसी विषय पर है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, मानवीय संसाधनों के विकास के अंतर्गत 3 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। तो शिक्षा का टॉपिक हो गया है और स्वास्थ्य का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक वीडियो मैंने इसका कंप्लीट किया है। आज स्वास्थ्य से संबंधित दूसरा वीडियो हम करने वाले हैं, दूसरी क्लास हम करने वाले हैं। तो ये है, इसमें यहां से स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक टॉपिक इसमें कराया था कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य में प्रथम, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य में प्रथम स्थितियां क्या है। तो उसी के अंतर्गत ये हेडिंग आती है, मध्य प्रदेश का पहला सरकारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF उसको कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर। ये एम्स भोपाल में स्थापित हो रहा है ना। मार्च में जो है इसकी सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इस बार। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सेंटर है, खासतौर से उन दंपतियों के लिए है जिनको संतान नहीं हो रही है, तो उनका इलाज यहाँ पर सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। इसका काम जो है अभी चल रहा है। मार्च 2025 से इसकी सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी, है ना। कुल लागत इसमें आई है 20 करोड़ रुपए और इसका खास जो काम रहेगा वो निसंतान दंपतियों को रियायती दर पर इलाज यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। नॉर्मली जो प्राइवेट ये सेंटर होते हैं, है ना, प्राइवेट IVF जो सेंटर होते हैं उनमें 2 से 3 लाख का खर्च आता है, लगभग, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आधे से कम रेट पर जो है इलाज होगा, 5-50 हजार का लगभग खर्च आएगा। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है और एम्स भोपाल में इसको स्थापित किया जा रहा है, स्टार्ट होने वाला है इसका काम, सेवा स्टार्ट होने वाली है। तो ये कभी क्वेश्चन आपको आए तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे सर्वाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो छिंदवाड़ा में है और सेकंड नंबर पर आता है खरगोन। फर्स्ट यानी सबसे ज्यादा खरगोन छिंदवाड़ा में है, 68 है और खरगोन में 58 है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मैंने इसका जो पहला लेक्चर मैंने लिया था तो उसमें जो है स्वास्थ्य संबंधी जो ढांचा है मध्य प्रदेश का, उसमें पूरा बताया था। 5 स्तरीय ढांचा है हमारे यहाँ पर। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, और जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये 5 स्तरीय जो है स्वास्थ्य का ढांचा हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। तो कितनी संख्या में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, कितनी संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल अस्पताल है, जिला अस्पताल है, ये मैंने पूरा जो है फिगर बताया हुआ है। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड करवाया था उसमें जो है सारी चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र टोटल है हमारे MP में, तो उसमें सबसे ज्यादा कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अलग अलग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो छिंदवाड़ा है,
सबसे आगे, और फिर उसके बाद खरगोन का नाम आता है। शहरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो भोपाल में है और सेकंड नंबर पर इंदौर, है ना। भोपाल में सबसे ज्यादा है और उसके बाद इंदौर का नाम आता है। भोपाल में 54 है, इंदौर में 40। तो ये फिगर भी आपको कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है। हालांकि फिगर पूछना की संभावना कम है। ये पूछेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, तो भोपाल में है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब एनीमिया की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में एनीमिया से पीड़ित जो महिलाएं हैं वो है 72.7%। ये 2020-21 का डेटा है, अभी हो सकता है ज्यादा हो गई हो, लेकिन अभी डेटा यही हमारे पास उपलब्ध है। 72.7% जो है महिलाएं एनीमिया से पीड़ित, यानी 100 में लगभग 72 महिलाएं जो है एनीमिया से पीड़ित है मध्य प्रदेश। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, है ना। महिलाओं में रक्त की कमी अक्सर होती है क्योंकि डिलीवरी पीरियड जो होता है उसमें काफी ब्लड निकलता है शरीर से, और जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी जो है खून की कमी हो जाती है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इस कारण से जो है महिलाओं में एनीमिया की कमी पाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, यानी 100 में 72 महिलाएं जो है एनीमिया से पीड़ित है, रक्त की कमी से पीड़ित है। मध्य प्रदेश में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की जो समस्या है वो है 54.7%। ये ओवरऑल महिलाओं की है। ये जो 72.7% ये फिगर है, ये जो है ओवरऑल महिलाओं की है, सभी उम्र की महिलाएं। लेकिन जो बच्चे को जन्म देती है ना, बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं का जो उम्र आकलित की गई है 15 से 49 वर्ष आकलित की गई है। मातृत्व मृत्यु दर का जो आकलन होता है वो इन्हीं आयु की महिलाओं में होता है। तो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की समस्या है वो 54.7% है, यानी लगभग आधी महिलाएं इससे पीड़ित है ना, जो बच्चे को जन्म दे रही है। मध्य प्रदेश में घर पर डिलीवरी हो रही है, उसका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है 2.5%। अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव कितना हो रहा है, तो होगा मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव ये है 70 ये होगा 97.5% ना। 97.5% जो है मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव हो रहा है। मध्य प्रदेश में ये संस्थागत प्रसव मतलब अस्पतालों में प्रसव, हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होती है वो हमारे यहाँ पर 97.5% होती है, यानी 100 में लगभग 98 जो डिलीवरी है वो जो है अस्पताल में हो रही है, और बाकी जो है घर में अभी भी हो रही है। मतलब इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद जो है घर में अभी भी डिलीवरी हो रही है। गांव में जो है होता है ऐसा। इसके लिए जननी सुरक्षा योजना चल रही है, केंद्र सरकार की योजना जननी सुरक्षा योजना, जिसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें अगर अस्पताल में कोई प्रसव कराता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है। जो इस कार्य में हेल्प करता है व्यक्ति, उसको भी जो है कुछ राशि प्रदान की जाती है। यह है जननी सुरक्षा योजना, केंद्र सरकार की योजना है। तो ये संस्थागत प्रसव के लिए ही चल रही है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह की दर में गिरावट जो आई है वो आई है 28.7%, और देश में जो गिरावट आई है वो 13.1%। मतलब मध्य प्रदेश में गिरावट ज्यादा है देश की अपेक्षा। 28.7% मध्य प्रदेश में गिरावट आई है बाल विवाह में, इतनी कमी हो गई है, यानी 100 में जो है 28% की कमी हो गई है। 13% की कमी जो है मध्य प्रदेश में देश में हुई है। तो ये इस तरीके से कुछ फिगर यहाँ पर बताए हैं मैंने। अब मध्य प्रदेश में आयुष संबंधी उपलब्धियां, पिछले वीडियो में मैंने आयुष संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। आयुष से संबंधित
क्वेश्चन इस बार बन सकता है, क्योंकि सरकार आयुष के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। आयुष का टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में भी दिया गया है, तो वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं। आयुष के अंतर्गत 5 चिकित्सा पद्धतियां सम्मिलित की जाती है। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया हुआ है। इसमें आयुर्वेदिक आयुष मतलब AYUSH ये आयुष है। तो ये 5 जो टर्म है, 5 जो अक्षर हैं, सॉरी 5 जो अक्षर हैं, इनको फुल फॉर्म ए आयुर्वेद, Y से योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा इसमें आ जाता है, U से यूनानी चिकित्सा, S से सिद्ध चिकित्सा और S से सिद्ध चिकित्सा और H से है होम्योपैथी चिकित्सा। तो इनको 5 पद्धतियों को मिलाकर के आयुष नाम दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आयुष में कौन सी चिकित्सा पद्धति सम्मिलित नहीं की गई है या किसको सम्मिलित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। पिछले वीडियो मैंने जो है 5 पद्धतियां बताई। तो आयुष के संबंध में क्या क्या बतरीज की उपलब्धियां रही है, जैसे मैंने बताया है कि आयुष के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास अभी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी प्रबल है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनको जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है आरोग्यम केंद्र, है ना। तो जो लक्ष्य था उससे कहीं ज्यादा जो है ये उपलब्धि हुई है। 107% की उपलब्धि हुई है, यानी लक्ष्य से 107% ज्यादा की उपलब्धि हुई है। तो इस पर सरकार को पुरस्कृत भी किया गया, मध्य प्रदेश सरकार को। तो आरोग्यम केंद्र के नाम से उनको जाना जाता है, ये पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है। तो आरोग्यम केंद्र जो है वो नॉर्मल अलग है, ये आयुष संबंधी अलग है ना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो अलग है, सामान सेंटर। ये आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अलग है, ये 362 है। इनकी जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है 30 जून 2018 से इनको स्टार्ट किया गया था इस तरह के सेंटर बनाने का। आयुष ग्राम ये 75 है, हमारे एमपी में आयुष ग्राम 75 है। वैद आपके द्वारा लिखा है, द्वार है ये, वैद आपके द्वार। आयुष क्योर ऐप, ये जो है एप्लीकेशन है, ये आयुष से संबंधित आयुष विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आयुष आपके द्वार जो है ये एक योजना चल रही है। दोनों का मकसद होता है आयुष टेलीमेडिसिन। आयुष टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि दूरस्थ क्षेत्र में बैठे किसी व्यक्ति को आयुष संबंधी चिकित्सा उपलब्ध कराना, यह है आयुष टेलीमेडिसिन। ये जो है इनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, एक योजना है, स्कीम है वैद आपके द्वार। और दूसरा एक एप्लीकेशन है आयुष क्योर ऐप, ठीक है। इसके बाद अति विशिष्ट पंचकर्म, पंचकर्म से लिखा है, पंचकर्म है, पंचकर्म एवं सुखाय केंद्र। अति विशिष्ट पंचकर्म एवं सुखाय केंद्र, ये पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया है ना। इस नाम से मैंने पिछले वीडियो में कुछ आयुर्वेदिक और आयुर्वेद कॉलेज के नाम बताए थे, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम मैंने बताए थे पिछले वीडियो में। तो उसमें एक नाम ये भी था, पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में ये स्थापित है। तो इस संस्थान में जो है, इस कॉलेज में अति विशिष्ट पंचकर्म एवं सुखाय केंद्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी है। ये भी हमने बात की थी, राजकीय स्वायत्त धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन का है ये राज्य का पहला आयुर्वेद कॉलेज है, राज्य का पहला आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। पिछले वीडियो में कुछ कंफ्यूजन था, मैंने हालांकि 1958 बताया था, तो एक जगह जो है कुछ मिस्टेक हो गई थी उसमें, तो मैंने उसको करेक्ट किया था। तो 1958 में जो इसको स्थापित किया गया, ये राज्य का पहला आयुर्वेद कॉलेज है, ठीक है।
उसका नाम आपको ध्यान रखना है, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में है, पहला आयुर्वेद कॉलेज है। भोपाल का जो आयुर्वेद कॉलेज उसका नाम है पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भोपाल में है ये। अति विशिष्ट बंधकर एवं सुखाय केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आयुष मेले का जो आयोजन हुआ है वो 25 दिसंबर 2020 को हुआ है ना, 25 दिसंबर 2022 को ये मेले का आयोजन हुआ है। समस्त जिलों में, मध्य प्रदेश की जितनी भी जिले हैं उन सभी में इसका आयोजन किया गया है, आयुष मेले का आयोजन। फिर आयुष संबंधी एक कार्यक्रम चल रहा है, देवारण योजना, है ना, इंपॉर्टेंट योजना है देवारण योजना। इसका उद्देश्य पूछ सकता है, ये आयुष संबंधी कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो उसका नाम पूछ सकता है ना, देवारण योजना। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है ये 2021 में हुई है। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा, है ना, आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है आयुष को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से जनजातियों को रोजगार प्रदान करने के लिए जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो देवारण योजना ये कार्यक्रम जो है आपको अलग से पूछ सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में प्रथम, किन मामलों में जो है मध्य प्रदेश देश में प्रथम है स्वास्थ्य के मामले में, तो वो यहाँ पर हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मेघा महिला सेवा केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। 2014 की बात है, 2014 में जो है इस तरह के कार्यक्रम भी चला था, अभी आगे हम पढ़ेंगे। और ये केंद्र भी स्थापित हुआ था। तो ये देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, यानी महिलाओं के लिए है ये, जो भी महिलाएं पीड़ित हैं, उत्पीड़न की शिकार है, अत्याचार के शिकार है, तो उनको जो है यहाँ पर जो है शिकायत उनके द्वारा की जाती है, तो उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर होता है। तो ये है मेघा महिला सेवा केंद्र भोपाल। देश का प्रथम ईट राइट मिलेट, ईट राइट है ये, ईट राइट मिलेट श्रीअन्न मेला भोपाल में आयोजित हुआ था ये 2023 में, है ना। मिलेट जो ईयर है वो 2023 को मनाया गया है। तो इसी समय जो है भोपाल में ये पहला जो है मेला आयोजित किया गया था, ईट राइट मिलेट, मिलेट को श्रीअन्न नाम दिया जाता है। तो ये मेला भोपाल में आयोजित हुआ, देश का पहला इस तरह का मेला आयोजित हुआ 2023 की बात। ईट राइट, यहाँ पर भी राइट है, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों को शीर्ष स्थान मिला है ना। फसाई करके एक संगठन है खाद्य सुरक्षा संबंधी, तो इसके द्वारा जो है ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसका नाम है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता। ईट राइट है, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022। तो 7 जिलों को ऊपर का स्थान मिला था। तो उसमें पहला स्थान इंदौर को मिला था, दूसरा भोपाल, इसके बाद तो जबलपुर है, उज्जैन है, सतना है, सागर है, रीवा है ना। इन जिलों को जो है ऊपर का स्थान मिला था। पहला दूसरा इंदौर भोपाल को मिला था, है ना। देश की पहली अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भोपाल में स्थापित की गई है, लेबोरेटरी सॉरी, देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी जो है भोपाल में स्थापित की गई है जमीन के अंदर। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है 2018 से स्टार्ट की गई है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। एक बार क्वेश्चन भी एमपीपीएससी प्री में इसका पूछा गया, ये भी मैंने बताया हुआ है ना। आयुष्मान भारत योजना 2018 में केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था इसको, और इसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज कराया जाता है, यानी 5 लाख तक का कैशलेस मेडिक्लेम प्रदान किया जाता है जो पात्र हितग्राही है उनके। तो इसके क्रियान्वयन देश में पहला स्थान है।
कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान क्या है? 3,50,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, ये लक्ष्य से 71% ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है कीर्तिमान है, मध्य प्रदेश ने जो स्थापित किया उस मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। फिर इसमें कुछ और डेटा मैंने दिए हुए हैं। प्रदेश में कुल पात्र परिवार जिनके ये कार्ड बनना है आयुष्मान कार्ड 1,08,00,000 है। ये पात्र परिवार है ना, परिवार है। लेकिन कुल सदस्य, कुल हितग्राही है ना, परिवार में मतलब एक दो इस तरह से परिवार को, परिवार में कम से कम 4 से 5 6 सदस्य होते हैं। तो अगर हम टोटल सदस्य देखें, कुल पात्र हितग्राही अगर देखें, तो जिनके आयुष्मान कार्ड बनना है वो है 4,70,00,000, 4,70,00,000 जो है ये हितग्राही है, इनके आयुष्मान कार्ड बनना है। 3.5 करोड़ अभी आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है ना। 2 बड़ी योजनाएं जो है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही केंद्र सरकार की, उनके क्रियान्वयन मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं तथा आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान जो है तीसरा है। फर्स्ट सेकेंड अगर हम कहें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं तथा आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले राज्यों में जो है मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। फर्स्ट सेकेंड उड़ीसा छत्तीसगढ़। इसके बाद इस जिला अस्पतालों के संचालन के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, यानी सबसे ज्यादा जो जिला अस्पताल है वो उत्तर प्रदेश में 125 है, मध्य प्रदेश में है ये 52। मैंने ये भी बताया हुआ था कि ये भी 3 बन जाएंगे क्योंकि 55 जिले हो चुके हैं, हर जिले में होता है ये। तो अभी जो 3 जिले नए बने हैं वहां पर भी जो है बनने वाले हैं, तो ऐसे 55 हो जाएंगे। इसके बाद सिविल अस्पताल, ये उपखंड स्तर पर होते, ये भी मैंने बताया हुआ है। उपखंड स्तर पर जो है सिविल अस्पताल स्थापित किए जाते हैं। तो सिविल अस्पतालों के संचालन के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है, फर्स्ट तमिलनाडु है और सेकंड कर्नाटक का स्थान है ना। तो ये कुछ स्थितियां हैं भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की। अब आगे आता है स्वास्थ्य में व्यय, स्वास्थ्य में क्या कितना खर्च हो रहा है, सरकार कितना खर्च कर रही है, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उसके बारे में कुछ डेटा यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो व्यय है वो 2.1% है, जीडीपी का है ये 2.1%। नई जो स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसमें लक्ष्य रखा गया था 2025 तक शिक्षा पर जो व्यय होगा वो 2.5% होगा जीडीपी का। अभी है 2.1%, 2025 तक इसको 2.5% जीडीपी का करना है। लगभग वही स्थिति चल रही है, 2025 आ गया है और खर्च भी लगभग उसी के करीब है, 2.1% हो गया है। पहली स्वास्थ्य नीति यहाँ पर लिखा है, दूसरी भी लिखी है, तीसरी स्वास्थ्य नीति है जो अभी चल रही है 2017 की। पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 1983 में आई थी, दूसरी आई है 2002 में और तीसरी अभी चल रही 2017, है ना। इत्तेफाक है कि शिक्षा नीति भी तीसरी है, स्वास्थ्य नीति भी तीसरी है। शिक्षा नीति पहली जो आई थी 1968 में आई थी, दूसरी आई 1986 में आई। 68 को उल्टा कर देंगे तो 86 हो जाएगा। तो 1986 में पहली शिक्षा नीति, 1968 में पहली शिक्षा नीति, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति और 2020 में भी तीसरी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो आई, जो भी चल रही है। तो वैसी ही जो है नई जो स्वास्थ्य नीति है ये तीसरी है, 2017 में आई थी, अभी चल रही है। और पहली स्वास्थ्य नीति 1983 की है और दूसरी जो है स्वास्थ्य नीति 2002 की है। तो इस तरीके से 3 स्वास्थ्य नीति अभी तक आ चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाला देश है वो यूएसए, स्वास्थ्य पर, है ना। स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च कहां पर हो रहा है? तो यूएसए में हो रहा है। शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च नॉर्वे कर रहा है, सेकंड नंबर यूएसए है। लेकिन स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला यूएसए प्रथम स्थान। स्वास्थ्य पर सर्वाधिक व्यय करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो यूपी, केरल और पश्चिम बंगाल, ये सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले हैं। स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान आ रहा है ना। तो इस तरीके से कुछ खास फैक्ट मैंने व्यय के संबंध में बताया। अब स्वास्थ्य में मध्य प्रदेश का बजट क्या है? मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य बजट 2024-25 का जो बजट आया है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के क्या
प्रावधान किए गए हैं, कितना व्यय डिसाइड किया गया है। मैंने शिक्षा के संबंध में भी बताया हुआ है ना। शिक्षा जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि शिक्षा में कितना खर्च करने का प्रावधान नए बजट में किया गया है। और अब स्वास्थ्य के संबंध में हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में के लिए जो बजट डिसाइड हुआ है नए बजट में 2024-25 में, वो है 21,444 करोड़ रुपए। 21,444 करोड़ रुपए जो है ये स्वास्थ्य में खर्च करने का प्रावधान किया गया था इस बजट में। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये जो है 34% ज्यादा है। ठीक है। बजट में आवंटन जो राशि है अलग अलग क्षेत्रों में राशि डिसाइड की गई है। उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसमें दोनों आ जाते हैं, NUHM, NRHM, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, है ना। तो दोनों स्वास्थ्य मिशन है। इनमें जो खर्च डिसाइड हुआ है 4,500 करोड़ रुपए का खर्च इसमें किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें MP का नंबर 1 स्थान रहा है, तो इसमें जो है 981 करोड़ रुपए का व्यय डिसाइड किया गया। आयुष्मान भारत योजना में ज्यादा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग आधा है, 4,500 करोड़ रुपए डिसाइड हुआ है। तो खास जो योजनाएं उनके संबंध में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे इसमें डेटा रहते हैं, उतने सारे डेटा याद रखना जरूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। कुछ खास जो है जो डेटा है जो आपको ध्यान रखना, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन 350 करोड़ रुपए है। आयुष तथा अस्पताल डिस्पेंसरी 405 करोड़ है ना। 405 करोड़ रुपए डिसाइड हुआ है इसके लिए। और लास्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार का, उसमें 102 करोड़ रुपए इसमें डिसाइड किए गए हैं, व्यय किए जाएंगे। तो ये है मध्य प्रदेश के बजट के संबंध, स्वास्थ्य बजट के संबंध में खास प्रावधान। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वास्थ्य से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया है। शिक्षा संबंधी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार स्वास्थ्य का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब स्वास्थ्य संबंधी कुछ योजनाएं यहाँ पर दी गई, इंपॉर्टेंट योजनाएं। इसमें कुछ राज्य सरकार की हैं, कुछ केंद्र सरकार की हैं। दोनों योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, है ना। ये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ये जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। तो इसमें इसके बारे में बताया गया कि इसका जो प्रारंभ है 25 सितंबर 2004 को, 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन पड़ता है। तो इनकी जन्मदिन पर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2004 दिन, उन्हीं के नाम पर, है ना। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर उन्हीं के नाम पर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो है BPL के जो लोग हैं उनको बीमारी की अवस्था में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। BPL परिवारों के लिए कार्यक्रम चल रहा है, उनको जो है निःशुल्क इलाज कराया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ मानदंड भी डिसाइड किए गए हैं। यह सुविधा केवल उन परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है जो सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं, है ना। घर बैठे इलाज अगर वो कराना चाहे तो नहीं होगा। इसके लिए एक लिमिट तय की गई है। जांच तथा इलाज पर होने वाले व्यय की जो सीमा है वो प्रति परिवार 30,000 रुपए वार्षिक है। यानी एक वर्ष में एक परिवार पर 30,000 रुपए का खर्च सरकार करती है ना। ये अधिकतम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं करेगी। तो ये है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के बारे में इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद आता है जननी एक्सप्रेस योजना। देखिए जननी सुरक्षा योजना चल रही है केंद्र सरकार, है ना। 2005 में उसको स्टार्ट किया गया था। जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार की योजना है, ये 2005 में स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक घटक के रूप में वो चल रही है। ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है जो महिला संस्थागत प्रसव कराती है, यानी सरकारी अस्पताल में प्रसव कराती है, तो उसको जो है वित्तीय सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। और इसमें अगर कोई हेल्प करता है महिला की, तो उस
हेल्प करने वाले व्यक्ति को भी कुछ वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करती है। तो जननी सुरक्षा योजना के सफल संचालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2006 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसका नाम है जननी एक्सप्रेस योजना। इसमें मध्य प्रदेश सरकार एम्बुलेंस उपलब्ध कराती है ना, अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसी को कहते हैं जननी एक्सप्रेस योजना। 2006 में इसको प्रारंभ किया गया। 2005 में जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की केंद्र सरकार द्वारा, और उसकी अगले साल यानी 2006 में राज्य सरकार ने जननी एक्सप्रेस योजना स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है गर्भवती स्त्रियों को 24 घंटे परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें किसी भी समय अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये जो है इसका पर्पज है, वही मैंने जैसे बताया जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है उनको जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचाया जाता है। तो जो एक्सप्रेस यानी एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस की सुविधा इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। यह सुविधा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के हितग्राहियों तथा बीमार बच्चों को भी उपलब्ध होती है ना। यानी दीनदयाल बीपीएल परिवार के जो लोग हैं उनको भी उपलब्ध कराई जाती है, गर्भवती महिलाओं को भी उपलब्ध कराई जाती है, बीमार बच्चों को भी उपलब्ध कराई जाती है, सभी के लिए है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका प्रारंभ मार्च 2006 में हुआ। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराना। मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में है, और जो भी क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है उसको दूर करना है। तो ये है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आशा, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये है NRHM। तो NRHM की जो स्टार्टिंग हुई है वो 2005 में हुई है, और आशा कार्यकर्ताओं की जो नियुक्ति हुई है वो 2006 में हुई। 2006 से स्टार्ट हुई, 2005 में, सॉरी 2005 में इसको स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कार्यक्रम 2005 में स्टार्ट हुआ, उसी के साथ ही जो है इस व्यवस्था को भी स्टार्ट किया गया, जिसको कहते हैं आशा। आशा यानी एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। इसको ये फुल फॉर्म इसका, आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आशा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। तो 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। उन्हें उसी गांव का होना जरूरी है जिस गांव में वो नौकरी उनको दी जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसी गांव की महिला को ही जो है आशा उस गांव में बनाया जाता है, दूसरी गांव की महिला को उस गांव में नहीं बनाते, है ना। कम से कम 8वीं तक शिक्षा होना जरूरी होती है ना, और उम्र होना चाहिए 24 साल, 24 से मिनिमम 24 और अधिकतम 45, 24 से 45 साल की एज होना चाहिए। विवाहित हो या विधवा हो, है ना, विवाहित हो सकती है, विधवा हो सकती है। तो इस एज ग्रुप की महिलाओं को जो उसी गांव की हो उनको जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रयोग को सुनिश्चित करती हैं। यानी जो भी गांव की महिलाएं हैं उनको जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाता है इनके द्वारा, और प्रसव के दौरान जो है उनकी हेल्प इसके द्वारा की जाती है, और जब डिलीवरी होने वाली होती है तो जो है आशा कार्यकर्ता उनको जो है अस्पताल पहुंचाना, हर तरीके से उनकी मदद करना महिलाओं की डिलीवरी पीरियड में, ये जो है इनका खास काम होता है। तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के नाम से इनको जाना जाता है, और बाद में इनका नाम दीनदयाल के नाम से पड़ गया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। इसकी स्टार्टिंग जून 2006 में हुई है ना। दीनदयाल चलित अस्पताल नाम से ही चलित,
मोबाइल। तो ये क्या है कि जो भी दूरगामी क्षेत्र होते हैं जहां पर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती है, तो वहां पर जाकर के जो है लोगों को इलाज करते हैं, है ना। तो ये इसका उद्देश्य है। प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का ये काम करते हैं। ऐसे क्षेत्र में, सुदूर आदिवासी अंचल मतलब जहां पर जो है ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक चलित वाहन होता है, इसमें डॉक्टर होते हैं, नर्स, स्टाफ, आवश्यक उपकरण तथा दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो घर घर जाकर के जो है लोगों का इलाज करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उनका घर जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जो है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, प्रॉपर नहीं। तो ये है इसके बारे में। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना। प्रारंभ 17 नवंबर 2012 है। ये भी राज्य सरकार का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। प्राचीन नाम इसका था मुख्यमंत्री मुफ्त दवा वितरण योजना। मुख्यमंत्री के नाम पर था इसका नाम, अब हो गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना। तो इससे जो है इसके माध्यम से निःशुल्क जो है दवाएं वितरित की जाती हैं। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के 1595 जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर जो है कुल 227 प्रकार की जेनेरिक दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जेनेरिक दवाएं यानी जो ब्रांडेड नहीं होती हैं, ब्रांडेड जो होती हैं वो ज्यादा महंगी चूंकि मिलती हैं, है ना, तो उनके स्थान पर जेनेरिक दवाएं जो है लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जो सस्ती होती है ना, काम बराबर करती हैं। दो प्रकार की दवाएं होती है, एक ब्रांडेड होती है, उसमें क्या है कि टैक्स ज्यादा लगता है तो महंगी ज्यादा होती हैं, और जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो जेनेरिक दवाएं नहीं लेते हैं, वो ब्रांडेड दवाएं लेते हैं, तो उनका रेट ज्यादा होता है। जेनेरिक दवाएं सस्ती मिलती हैं, तो जेनेरिक दवाएं जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाती है निःशुल्क रूप से। तो ये है इस तरीके से इसके संबंध में। प्रोजेक्ट मेघा, प्रारंभ इसका 16 जून 2014 को हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने जो है भोपाल के जेपी अस्पताल से इसको स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट मेघा। इसका उद्देश्य है बलात्कार, यौन व पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ विधिक तथा मानसिक सपोर्ट उपलब्ध कराना। ये जो है इसका खास उद्देश्य है, मेघा प्रोजेक्ट, है ना। 2014 से इसको स्टार्ट किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए। ममता अभियान तथा आस्था अभियान जो एक साथ अभियान शुरू किया गया, ये भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संबंध में 26 जून 2014 को स्टार्ट किया गया था साथ में। इसका उद्देश्य मातृत्व मृत्यु तथा शिशु मृत्यु कम करने के लिए महिलाओं में जागरूकता फैलाना, है ना, महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना, जिससे मातृत्व मृत्यु शिशु मृत्यु कम हो सके। इसके लिए ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जो है माधुरी दीक्षित को बनाया गया था उस समय। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना, इसकी स्टार्टिंग 29 अक्टूबर 2014 से की गई। ये सारे मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकारी कार्यक्रम है। 29 अक्टूबर 2014 से इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत 8 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी प्रदान की गई है ना। कितने प्रकार की? 18 प्रकार की, सॉरी। इसके अंतर्गत 18 प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं उनकी गारंटी प्रदान की गई है, इसलिए इसका नाम है स्वास्थ्य गारंटी योजना। इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ द्वारा उत्कृष्ट सेवाएं देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। अगर जो है कोई जो चिकित्सा एवं अन्य स्टाफ जो है, जो भी डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक एक्चुअली चिकित्सक तथा अन्य जो स्टाफ है उत्कृष्ट सेवाएं अगर देते हैं तो उनको जो है पुरस्कार प्रदान किया जाएगा स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना के तहत। इसके बाद बच्चों संबंधित कुछ कार्यक्रम है। बच्चों संबंधित स्वास्थ्य की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना,
प्रदेश सरकार कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत 5 वर्ष तक की श्रवण बाधित बच्चों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा, किया जाता है, ऐसा आएगा, किया जाता है। 5 वर्ष तक की श्रवण बाधित यानी जिनको सुनाई नहीं देता है उनको जो है निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। इसका नाम है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना 2015 से स्टार्ट की गई है, मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 से स्टार्ट है। इस योजना के तहत हृदय रोगी से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार किया जाता है। मतलब हृदय रोगी जो है, हार्ट की जिनको बीमारी है बच्चों को, उनका जो निःशुल्क उपचार जो है किया जाएगा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 से इसको स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। बच्चों संबंधित कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम है। आंगनबाड़ी व विद्यालय में 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण इसके माध्यम से किया जाता है। सरकार की ओर से जो है, केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण होता है, उनका जो है टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, चेकिंग जांच होती है उनकी। तो ये राष्ट्र केंद्र सरकार इसका जो है पूरा वहन उठाती है। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये निःशुल्क बच्चों संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम। अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन 2010 का कार्यक्रम है। अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए ये मिशन जो है प्रारंभ किया गया है। इसी मिशन के तहत शक्तिमान योजना भी संचालित हो रही है ना। 2010 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। कुपोषण को दूर करने के लिए ये ध्यान रखना है ना, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत शक्तिमान योजना भी मध्य प्रदेश में चल रही है। अब महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम है, मंगल मिशन है, 2007-8 का कार्यक्रम है। ये आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है महिलाओं को जो है दवाइयां उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रम है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक, नारियल, सिंदूर, चूड़ियां दी जाती हैं। प्रथम मंगलवार को गोद भराई होती है ना। ये कार्यक्रम जो है इस मंगल मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम चलता है। प्रथम मंगलवार गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस, चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये है इस तरीके से इसके कार्यक्रम मंगल मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं होते हैं उसके बारे में। आयुष्मती योजना 1991 की योजना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है आयुष्मती योजना के अंतर्गत। महिलाओं संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मती योजना 1991 में स्टार्ट हुई है। हालांकि बहुत पुरानी योजनाओं के बारे में क्वेश्चन कम आते हैं, नई योजनाओं के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कभी रेयर केस में पुरानी योजना पूछ ले तो मैंने यहाँ पर सारी मेंशन की हुई है। ममता अभियान, मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है, ममता अभियान। लाडो अभियान बाल विवाह की रोकथाम के लिए चल रहा है, मध्य सरकार की कार्यक्रम है ये। लालिमा अभियान ना, ये अभियान है। तो यहां से क्वेश्चन से बन जाते हैं कि ममता अभियान का संबंध किससे है। लालिमा अभियान पूछा भी गया है पहले, लालिमा अभियान का संबंध किससे है ना। लाडो अभियान, तो लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए है। यानी अभी मैंने बताया है कि बहुत सारी महिलाएं एनीमिया से जो है ग्रसित है, यानी रक्त की कमी से ग्रसित है, तो उनको जो है इससे छुटकारा दिलाने के लिए मध्य सरकार ने एक अभियान चला, इसको बोलते हैं लालिमा अभियान, है ना। क्योंकि ब्लड लाल कलर का होता है ना, तो इसलिए उसका नाम हो गया लालिमा अभियान। तो ऐसे उसको याद रख सकते हैं, है ना। एनीमिया मतलब रक्त की कमी और रक्त जो है लाल होता है, तो उसी की समस्या को निजात दिलाने के लिए जो है लालिमा अभियान चल रहा है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। लाडो अभियान ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए, लाडो मतलब बच्चियों को बोलते हैं, है ना। जैसे राजस्थान हरियाणा में छोटी बच्चियों को लाडो बोला जाता है, लाडो, है ना। तो लाडो अभियान किससे मतलब बाल विवाह से छुटकारा दिलाने के लिए, वहां पर लाडो यानी छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता है,
उसको बाल विवाह बोलते हैं। तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो अभियान चल रहा है, लाडो अभियान चल रहा है ना। गौरवी अभियान भी घरेलू हिंसा से बचाव व महिला के सम्मान के लिए चल रहा है, गौरवी अभियान, ठीक है। आस्था अभियान टीबी से संबंधित है, टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए चल रहा है ये आस्था अभियान। सुपोषण अभियान, सुपोषण अभियान कुपोषण के खिलाफ आंगनबाड़ी को गोद लेने के लिए शुरू किया गया अभियान है। सुपोषण यानी कुपोषण के संबंध में है, कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहा है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से यहां तक हो जाता है। इसके बाद बाल संजीवनी अभियान है, कुपोषण से संबंधित है ये भी। चरपादिका अभियान है, प्रवासी मजदूरों से संबंधित ये है। प्रवासी मजदूर जो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको जो है चरपादिका देने के लिए, है ना, चप्पल बिना चप्पल जूते के जो है वो काम करते हैं, तो उनको जो है चप्पल जूते उपलब्ध कराने के लिए अभियान चल रहा है, चरपादिका अभियान। ये एक्चुअली कोरोना के समय में खासतौर से स्टार्ट किया गया। सांस अभियान, SAANS, SAANS, ये है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, है ना। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल अभियान है ये स्वास्थ्य अभियान। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य संबंधित कॉलेज, संस्था, अस्पताल के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, सांस अभियान को। निमोनिया के खिलाफ जो अभियान चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ तक ये पूरा हो जाता है। और इसके बाद फिर ये टीकाकरण से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए, टीकाकरण से जुड़े हुए। तो मध्य प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण कवरेज, इसको कहा जाता है FIC, है ना, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, NMP शॉर्ट में लिखते हैं FIC। तो इसके संबंध में जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट, अप्रैल 2003 से मार्च 2024 तक जो है ये रिपोर्ट तक की रिपोर्ट है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 95% टीकाकरण हुआ है। इसी को हम कहते हैं पूर्ण टीकाकरण कवरेज। 95% मतलब 100 लगभग हो गया, थोड़ा सा कम है, लेकिन उसको हम मान लेते हैं FIC, ठीक है। ये इस तरह की रिपोर्ट कहती है। मिशन इंद्रधनुष, ये जो है टीकाकरण से संबंधित है ना। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है। इस मिशन की जो शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पड़ता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी समय जो है ये टीकाकरण संबंधी अभियान स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है ये। उद्देश्य है इसका 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना, यानी 2025 तक सभी का टीकाकरण करना कंप्लीटली, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने कार्यक्रम 25 दिसंबर 2024 को स्टार्ट किया था, टीकाकरण से संबंधित है। UIP मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण मुफ्त प्रदान किया जा रहा है ना। 12 वैक्सीन जो है रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए प्रदान की जा रही है, 12 वैक्सीन। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ है, उसमें डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस तथा निमोनिया। इसके लिए जो है ये 9 बीमारियां, इसके लिए जो है वैक्सीन प्रोवाइड कराया जा रहा है मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से। फिर निचले स्तर पर यानी उपराष्ट्रीय स्तर पर उसके नीचे 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन प्रदान किया जा रहा है, रोटा वायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस
ये 3 जो बीमारियां हैं इनके विरुद्ध भी जो है निचले स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हो रहा है मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आता है सघन मिशन इंद्रधनुष, इसको लिखते हैं IMI इसको लिखा जाता है ना। इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया। IMI के तहत जो है उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए हैं, है ना। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो छूट गए हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सघन मिशन इंद्रधनुष यानी इसमें किसी को मतलब कोई भी बच नहीं पाए, कोई भी टीकाकरण से बच नहीं पाए, इसके लिए जो है ये सघन मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया है। यानी जो इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष से जो छूट गए लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जा रहा है ताकि जो है कोई भी टीकाकरण से बचे नहीं, सबका टीकाकरण हो। प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, अभी चल रहा है 5.0। इसमें 14 अक्टूबर 2023 IMI 5.0 के सभी 3 चरणों का समापन हो गया है। ये जो है 5.0 स्टार्ट हुआ था जिसमें सभी चरण, इसके 3 चरण कंप्लीट हो गए हैं 14 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, इसके बाद यूविन पोर्टल है, प्रारंभ 1 अगस्त 2023 से हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कोविन पोर्टल की तर्ज पर इसको जो है 1 अगस्त 2013 से मध्य प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है यूविन पोर्टल। प्रदेश में नियमित टीकाकरण का सत्र आयोजन करना, इसका उद्देश्य है प्रदेश में नियमित टीकाकरण का सत्र आयोजित करना। ड्यू लिस्ट ड्यू है मतलब जो पेंडिंग है बच्चे का निर्माण, आगामी टीकों की जानकारी, ड्यू लिस्ट का निर्माण कॉमा है यहाँ पर, आगामी टीकों की जानकारी, ड्रॉप आउट बच्चों की ट्रेसिंग, टीकाकरण पश्चात प्रमाण पत्र, ये सारे जो है इसके माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसको कहते हैं यूविन पोर्टल। इसमें सारी चीजें मेंशन रहती हैं पोर्टल में। ठीक है, तो जिसके माध्यम से जो है कोई भी टीकाकरण करा सकता है, जो टीकाकरण से वंचित हुआ है वो जो है इस पोर्टल पर जा करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और टीकाकरण का लाभ ले सकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आगे हम कौशल से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहें और सक्सेस हो। गुड लक, जय हिंद।